यह फिल्म एक बांस के जंगल को दिखाने से शुरू होती है, जहां सुंग जून और जिनसू नामक दो मार्शल आर्ट भाइयों पारंपरिक मार्शल आर्ट तै बैक वॉन का अभ्यास कर रहे हैं। प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद वे अपने गुरु मास्टर ली से मिलते हैं, जो उन्हें 3 प्रसिद्ध स्कूलों के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक उनका अपना है, टैबेक पर्वत में स्थित है और टैबेक वॉन नामक मार्शल आर्ट सिखाता है, जो शरीर की केंद्रीय नस पर केंद्रित है। संग जून और जिनसू 20 वर्षों से इस मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए ली कहते हैं कि वे ग्रैंड मास्टर के खिताब के योग्य हैं। दुर्भाग्यवश नियमों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में केवल एक ग्रैंड मास्टर हो सकता है। सुली अपने 2 छात्रों से अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहता है, ताकि यह पता चल सके कि किसे यह शीर्षक मिलना चाहिए। उस रात जब जिनसू अपने कमरे में ध्यान कर रहा होता है, सुंग जून अचानक आता है और उसी कमरे में सोने की अनुमति मांगता है। हालांकि जिनसू मना करता है, सुंग जून उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वह उस समय को याद करना चाहता है जब वे हमेशा से साथ में प्रशिक्षण करते थे, जब तक कि उन्हें अगले दिन असली लड़ाई नहीं करनी पड़ी। अगली सुबह सुंग जून उठते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि जिनसू ने उन्हें एक पत्र छोड़कर चला गया है, जिसमें लिखा है कि सुंग जून ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने के अधिक योग्य हैं। इस कारण जिनसू ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। इससे सुंग जून दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपने बचपन के दोस्त को खो देता है। 7 साल बाद सुंग जून शहर में आ गया है और बोमी से शादी कर ली है। उस समय वह अपने तैबेक वॉन कौशल का उपयोग करके एक एक्यूपंक्चर थेरेपी व्यवसाय चलाता है। हालांकि सुंग जून अक्सर बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मुफ्त एक्यूपंक्चर थेरेपी देता है, जिससे बोमी उसे अक्सर डांटती है, क्योंकि उनके पास कई बिल चुकाने होते हैं, उनके बेटे की शिक्षा के लिए बचत करने सहित। एक दिन बोमी बाजार से लौट रही थी और उसने अचानक देखा कि मसाज पार्लर में प्रवेश के लिए लंबी कतार लगी हुई है। जिज्ञासा से उसने कतार में खड़ी एक महिला नामू से पूछा। नामू ने फिर बताया कि वह कतार में इसलिए है क्योंकि मसाज पार्लर वजन कम करने में प्रभावी है और नए ग्राहकों के लिए कई छूट प्रदान करता है। इस पर बोमी तुरंत अपने पति के एक्यूपंक्चर व्यवसाय का प्रचार करती है, यह बताते हुए कि उनके पति का स्थान एक ऐसा एक्यूपंक्चर डाइट कार्यक्रम प्रदान करता है जिससे जल्दी वजन घटाया जा सकता है। घर पहुंचते ही बोमी तुरंत सुंग जून से एक्यूपंक्चर का उपयोग करके डाइट प्रोग्राम के बारे में पूछती है। सुंग जून शुरुआत में जवाब देने में झिझकते हैं, लेकिन जब बोमी उनके चिकित्सा मूर्ति को नष्ट करने की धमकी देती है, सुंग जून आखिरकार बताते हैं कि कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं जो भूख कम करने और वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। बोमी यह अच्छी खबर सुनकर खुश होती है और संग जून से ग्राहकों के लिए तैयार होने के लिए कहती है। तैप्योंग गैंग द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्तरां में स्विच करते हुए गैंग लीडर जंग हो पार्क टेहो से मिलते हुए देखे जाते हैं। उसे शहर के निवासियों को डराने का काम सौंपा गया था, ताकि वे या तो बाहर निकल जाएं या अपनी संपत्तियां कम कीमत पर बेच दें। यह सब उस क्षेत्र में एक निर्माण परियोजना के लिए किया जा रहा है, जो जल्द ही शुरू होने वाली है। फिर वह डेहो को आदेश देता है कि अगर डेहो अपनी पत्नी और बेटी से जल्दी मिलना चाहता है तो वह अपने काम को तेजी से पूरा करे। इस बीच नामू, जो वजन कम करने में रुचि रखती है, सुंग जून की एक्यूपंक्चर क्लिनिक जाती है और हैरान हो जाती है जब वह केवल उसके शरीर के एक बिंदु पर एक्यूपंक्चर करता है। जब बोमी को पता चलता है तो वह नामू को एक ड्रिंक ऑफर करती है और समझाती है कि सुंग जून बस उसके शरीर की स्थिति का आकलन करना शुरू कर रहे हैं, इससे पहले कि अगले एक्यूपंक्चर उपचार को आगे बढ़ाया जाए। फिर बोमी सुंग जून के पास पहुंचती है और डाइट के लिए एक्यूपंक्चर मालिश इतनी जल्दी क्यों हो रही है, इस पर विरोध करती है। सुंग जून बताते हैं कि उन्होंने भूख कम करने और कब्ज को रोकने के लिए वास्तव में एक्यूपंक्चर पॉइंट को निशाना बनाया है। दुर्भाग्य से बोमी ग्राहक न खोने के लिए सुंग जून से कहें कि वह एक्यूपंक्चर सत्रों की अवधि बढ़ा दें, ताकि ग्राहकों को उनकी सेवाओं पर अधिक विश्वास हो सके। उस रात डेहो दर्जनों गुंडों को हरा देता है, जिन्हें साजिन ग्रुप द्वारा एक बड़े शहर परियोजना की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। गुंडों को हराने के बाद डेहो उनसे 2 हफ्ते में क्षेत्र खाली करने का आदेश देता है, क्योंकि ताइपेयोंग गिरोह परियोजना का कार्यभार संभालने वाला है। अगले दिन एक स्कूल में सुंग जून का बेटा मिनहो को अन्य छात्रों द्वारा तंग किया जा रहा है, विशेष रूप से योन सुंग द्वारा, जो एक डॉक्टर का बेटा है। उस समय युन सुंग मिनहो को तंग करते रहता है कि उसके पिता सिर्फ नकली डॉक्टर हैं। यहाँ तक कि मिनहो आखिरकार नाराज हो जाता है और युन सुंग की पिटाई करता है। इसके परिणाम स्वरूप युन सुंग के पिता सुंग जून के व्यवसाय पर आते हैं और जिम्मेदारी की मांग करते हैं, क्योंकि मिनहो ने उनके बेटे को चोट पहुंचाई थी। युन सुंग के पिता ने तो सुंग जून के काम का मजाक भी उड़ाया, जिससे उसे डॉक्टर पर एक्यूपंक्चर प्रेशर पॉइंट लगाने के लिए प्रेरित किया। उसी समय बोमी आती है और सुंग जून और मिनहो ने जो किया उसके लिए युन सुंग और उसके पिता से माफी मांगती है।
फास्ट फूड रेस्तरां में एक टेलीविजन वैरायटी शो रिपोर्टर ली हिवान एक टेलीविजन प्रोड्यूसर से फोन पर बात कर रही है। वह नाराज था क्योंकि निर्माता ने पहले शहर में एक वायरल नूडल डिश पर एक समाचार खंड प्रसारित करने का वादा किया था, लेकिन अब कुछ और कवर करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कीवोन ने नामू और उसकी दोस्त की बातचीत सुन ली, जिसमें वे एक एक्यूपंक्चर मसाज का जिक्र कर रहे थे जो भूख को दबाता है और नामू को उसके डाइट प्रोग्राम में मदद करता है। यह सुनकर वह एक्यूपंक्चर मसाज की जगह देखने और कवर करने में रुचि लेता है। अगले ही दिन बोमी को कर्ज वसूलने वालों से एक कॉल आता है जो उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो वे उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। खतरे की वजह से घबराहट बोमी और भी चिंतित हो जाती है, खासकर क्योंकि सुंग जून को कर्ज के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। थोड़ी देर बाद वे बोमी से मिलने आते हैं, उन्हें एक बिजनेस कार्ड देते हैं और उनके एक्यूपंक्चर मसाज बिजनेस को कवर करने की अनुमति मांगते हैं। रात को बोमी ही वॉन का विजिटिंग कार्ड सुंग जून को देती है और समझाती है कि टेलीविजन के एक विविधता शो रिपोर्टर उनकी एक्यूपंक्चर मसाज के बिजनेस को कवर करना चाहता है, जहां बोमी को उम्मीद है कि कवरेज उनके व्यवसाय में और ग्राहकों को आकर्षित करेगा। दुर्भाग्य से सुंग जून ने टेलीविजन पर आने से मना कर दिया, जिससे बोमी नाराज हो जाती है और वह धमकी देती है कि वह उसे छोड़ देगी और मिन्हो को अपने साथ ले जाएगी। कोई अन्य विकल्प न होने पर सुंग जून अनिच्छा से अपनी पत्नी की बात मान लेता है। अगले दिन जब बोमी एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक में ग्राहकों की सेवा कर रही होती है, दो पुलिस अधिकारी अचानक व्यापार की जांच करने आते हैं। वे बोमी और सुंग जून को सूचित करते हैं कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि क्लिनिक एक अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस है। अधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया कि उनका व्यावसायिक लाइसेंस समाप्त हो गया है, इसलिए सुंग जून और बोमी को नवीकरण का ध्यान रखना होगा। उस समय बोमी को शक होता है कि पुलिस के आने के पीछे यूनसंग का पिता था, क्योंकि वह क्लिनिक की सफलता से खुश नहीं था। परिणाम स्वरूप बोमी आय की कमी के कारण अपने परिवार का समर्थन न कर पाने से स्पष्ट रूप से निराश है। वह हमेशा पार्क और मून नामक कर्ज वसूलकर्ताओं द्वारा पीछा की जाती है, जो उसके घर इसलिए आने लगते हैं क्योंकि बोमी ने अपना कर्ज नहीं चुकाया है। बोमी फिर जल्द ही सुंग जून को कॉल करती है, जो बाहर है, और उससे तुरंत घर लौटने के लिए कहती है। जब सुंग जून घर पहुंचता है तो वह पार्क और मून की उपस्थिति से हैरान होता है। इसके बाद बोमी आखिरकार बताती है कि वे कर्ज वसूलने वाले हैं। अचानक बोमी ने एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक खोलने के लिए पैसे उधार लिए थे। सुंग जून नाराज हैं क्योंकि बोमी ने उनसे ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन वह उसके 3 मिलियन वॉन का कर्ज चुकाने में मदद करने का फैसला करते हैं, जिसमें मूलधन, ब्याज और देर से शुल्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मून चेतावनी देता है कि अगर सुंग जून और बोमी जल्द ही अपना कर्ज नहीं चुकाते हैं तो उसके आदमी मिन्हो के स्कूल में आएंगे उसे लेने के लिए। ये सुनकर सुंग जून गुप्त रूप से अपने ताइबेक्वोन कौशल का उपयोग करके मून और पार्क पर हमला करता है और अंततः दोनों कर्ज वसूलकर्ताओं को हरा देता है। जब पार्क और मून होश में आते हैं तो वे जल्दी से निकल जाते हैं और अपनी अनुभूति की रिपोर्ट अपने बॉस को देते हैं, जो फिर व्यक्तिगत रूप से अगले सप्ताह सुंग जून की समस्या को संभालने का निर्णय लेते हैं। जब एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक फिर से खुलता है, एक और दिन बोमी हिवोन से संपर्क करती है ताकि क्लिनिक कुछ दिनों के लिए बंद भी तो इसका श्रेय होने के लिए उससे माफी मांग सके और उससे क्लिनिक की कवरेज के लिए फिर से समय तय करने के लिए कह सके। दुर्भाग्यवश उन्होंने यह कहते हुए अब और रुचि नहीं दिखाई कि कवर करने के लिए कई अन्य दिलचस्प स्थान हैं। उस रात बोमी अपने शरीर में दर्द और पीड़ा महसूस करते हुए सुंग जून से मालिश करने के लिए कहती है तो वह उसकी पीठ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाता है। अगले दिन बोमी अधिक ताजगी महसूस करती है, लेकिन अजीब भी, क्योंकि उसे लगता है कि सुंग जून की मसाज ने उसके स्तनों को बड़ा कर दिया है। इस वजह से बोमी तुरंत सुंग जून से इसके बारे में पूछती है और वह बताता है कि उसने केवल उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से पर एक्यूपंक्चर पॉइंट लगाए ताकि रक्त प्रवाह में सुधार हो सके, जिससे स्तनों के आकार में वृद्धि हो सकती है। अपने पति का स्पष्टीकरण सुनने के बाद बोमी को फिर से हीवन से संपर्क करने का विचार आता है और वह उसे बताती है कि उनका एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक स्तनों का आकार बढ़ा सकता है। यह सुनकर वह रुचि दिखाता है और कवरेज के लिए जल्दी ही एक दिन तय करता है। अगले दिन वह बोमी की एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक में प्रतीक्षालय में छिपे हुए कैमरे लगाने के लिए आता है। इसके अलावा वह अपनी पीठ में छिपे कैमरे के साथ खुद भी एक्यूपंक्चर मसाज आजमाती है। जब सुंग जून ही वोन की पीठ पर एक्यूपंक्चर पॉइंट लगाने लगता है, रिपोर्टर हैरान है क्योंकि तकनीक केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसे लंबे समय तक अध्ययन किया हो। उस रात डेहो जोंगहो से मिलता है ताकि उसे उसके वादे की याद दिला सके कि काम पूरा करने पर वह उसकी परिवार को आजाद कर देगा। दुर्भाग्य से
जोंग हो मना कर देता है क्योंकि डेहो का काम समाप्त नहीं हुआ है और वह यहाँ तक धमकी देता है कि उसका परिवार जो कि भगोड़ा है उसे उत्तर कोरिया वापस भेज देगा। उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा अपने परिवार को फांसी दिए जाने की इच्छा नहीं रखते। दाएं हो को काम खत्म करने के लिए जोंग हो की मांगों का पालन करना पड़ता है। चांग हो फिर डेहो को उन लोगों की सूची देता है जो पुनर्वासित होने से इनकार करते हैं और उसे उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान प्राप्त करने का निर्देश देता है ताकि शहरी पुनर्विकास परियोजना आगे बढ़ सके। कुछ दिनों बाद मार्क और मून बोमी का कर्ज वसूलने लौटते हैं और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में हंगामा करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका बॉस आता है और बोमी और सुंग जून से कर्ज चुकाने की मांग करता है, लेकिन सुंग जून यह देखकर हैरान हो जाता है कि साहूकार बॉस जिनसू है। उसी समय दोनों मार्शल आर्ट्स भाई 7 साल के बाद मिलकर हैरान हो जाते हैं। बातचीत के दौरान सुंग जून स्वीकार करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिनसू एक साहूकार बन जाएगा और उसने पूछा कि बोमी का 600,000 वॉन का मूल कर्ज 3 मिलियन वॉन में कैसे बदल गया। जिनसू को यह जानकर भी आश्चर्य होता है कि सुंग जून की पत्नी उसकी मरीजों में से एक है और उसे आश्वासन देता है कि कर्ज की चिंता न करे क्योंकि जिनसू कभी अपने मार्शल आर्ट्स भाइयों से पैसे की मांग नहीं कर सकता। फिर जिनसू पूछता है कि संग जून जो तैबकवॉन का ग्रैंड मास्टर बनने वाला था शहर में क्यों रह रहा है। इस पर सुंग जून ने समझाया कि जिनसू के चले जाने के बाद उन्होंने उसे ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे आने का फैसला किया, भले ही उनके मास्टर ने उनके कार्यों को रोकने की कोशिश की। संगजोंग यह भी बताता है कि जब वह पहली बार शहर आया तो वह उसकी विशालता से अभिभूत था और खो गया महसूस कर रहा था, जब तक कि उसने बोमी को कुछ गुंडों द्वारा परेशान होते हुए नहीं देखा। फिर सुंग जून ने बोमी की जान बचाई और आखिरकार वे दोनों प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। शादी के बाद संग जून ने शहर में रहने का फैसला किया क्योंकि बोमी के साथ तैबिक पहाड़ों में वापस जाना असंभव था। हालांकि सुंग जून ने बोमी से अपनी असली पहचान छुपाई है और जिनसू से इसे भी गुप्त रखने के लिए कहता है। एक और मौके पर जब सुंग जून एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक चला रहे होते हैं, वह एक शंखवाकार टोपी पहने हुए आदमी से मिलते हैं जो ली निकलता है। संग जून अपने गुरु की यात्रा से हैरान हो जाता है और जल्दी से उसे छत पर ले जाता है जहां वह उसका सम्मान करता है। उसी समय ली उन्हें सूचित करते हैं कि उन्हें एक अन्य स्कूल से संदेश प्राप्त हुआ है कि चांगबाई स्कूल के ग्रैंड मास्टर उत्तर कोरिया से भाग गए हैं। ली सुंग जून से ग्रैंड मास्टर को रोकने का आग्रह करते हैं क्योंकि केवल वही ऐसा कर सकते हैं। पिछली रात सुंग जून ने जिनसू को ली से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और स्वीकार किया कि उन्होंने ली के अनुरोध को ठुकरा दिया क्योंकि अब उनकी एक पत्नी और बेटा है। इसके बाद जिनसू अपने स्वयं के कारण बताते हैं कि उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सुंग जून ही एकमात्र व्यक्ति था जो अन्य स्कूलों के ग्रैंड मास्टर्स का सामना कर सकता था। दूसरी ओर डहोए अब कई लोगों को कम कीमत पर अपने संपत्तियों को एक निर्माण कंपनी को बेचने के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगले दिन दुकान और संपत्ति स्वामी एक घोषणा से नाराज हैं जिसमें उनसे उनकी संपत्तियां बाजार से कम कीमत पर बेचने के लिए कहा गया है। परिणाम स्वरूप वे विरोध करने पर सहमत होते हैं और बोमी को निर्माण कंपनी के खिलाफ अपने विरोध का नेता नियुक्त करते हैं। कुछ समय बाद बोमी को संपत्ति मालिकों द्वारा अपने शहर में पुनर्विकास को अस्वीकार करने के लिए एक प्रदर्शन का नेतृत्व करते देखा जाता है, खास तौर से क्योंकि उनके मुआवजे की पेशकश उनकी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से मेल नहीं खाती। प्रदर्शन के बारे में जानने पर होंग हो ने स्थिति को खराब करने के लिए गुस्से में डेहो को डांटा। फिर वह डेहो को बोमी को खत्म करके विरोध को समाप्त करने का निर्देश देते हैं ताकि अन्य निवासियों के संकल्प को कमजोर किया जा सके। इसके तुरंत बाद एक्यूपंक्चर मसाज क्लिनिक में जिनसू और उसके 2 लोग बोमी और सुंग जून के लिए उपहार लेकर आते हैं, उनके पहले के कठोर व्यवहार के लिए माफी के तौर पर। संगजून और बोमी ने जिनसू और बाकी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया और वे पांचों मिलकर विभिन्न विषयों पर बातें करते हुए शराब पीने लगते हैं। जब उनके पास ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं, तो सुंग जून को और खरीदने जाने के लिए स्वयं सेवा करते हैं। सुंग जून के जाने के तुरंत बाद डेहो अचानक आता है और बोमी पर हमला कर देता है। ये देखकर जिनसू और उसके आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर जिनसू संघर्ष करता है और अंत में दुकान से बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे ही डेहो उसे फिर से मारने वाला होता है, सुंग जून पहुंच जाता है और अपने मार्शल आर्ट्स भाई को बचा लेता है। उसी पल जिनसू सुंग जून को बताता है कि उनके सामने का आदमी चांगबाई पर्वतों की मार्शल आर्ट्स में निपुण है और पुनर्विकास का विरोध करने के लिए बोमी को मारना चाहता है। जिनसू की व्याख्या सुनकर सुंग जून डहावी से कहता है जो उसे लाने आना चाहिए उसे एक्यूपंक्चर क्लिनिक बिल्डिंग के मालिक को, यदि वह बिल्डिंग बेचने की मंजूरी मांग रहा था।
दुर्भाग्यवश क्योंकि डेहो ने अपनी जगह पर परेशानी पैदा की, सुंग जून चुपचाप नहीं बैठने वाला। जिनसू के साथ मिलकर संग जून डेहो के खिलाफ लड़ने लगता है। दुर्भाग्यवश लंबे समय से निष्क्रिय रहने के कारण सुंग जून की मार्शल आर्ट्स की कौशल कमजोर हो गई है, जिससे वह डेहो के खिलाफ शक्तिहीन हो गया है। सौभाग्य से मिन्हो आता है और डेहो से अपने पिता को चोट न पहुंचाने की विनती करता है, जिससे डेहो वहां से चला जाता है। अगले दिन डेहो ने जोंग हो को रिपोर्ट दी कि केवल सुंग जून ने ही संपत्ति बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दुर्भाग्य से वह यह भी बताते हैं कि उनके झगड़े के बाद सुंग जून लापता हो गया। ये सुनकर झांग हो गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को तुरंत सुंग जून को खोजने का आदेश देता है। इसी बीच बोमी अपने पति के बारे में चिंतित है, जो उसे अलविदा कहे बिना चला गया। जिनसू तब बोमी को यह आश्वासन देकर सांत्वना देने की कोशिश करता है कि सेयोंगजुन जल्द लौट आएगा। तैबैक पर्वतों में सुंग जून अपने गुरु से तैबेकवोन की गुप्त तकनीकों को सिखाने की प्रार्थना करने के लिए ली से मिलते हैं। संगजून से निराश होकर ली शुरू में अपने छात्र को नजरअंदाज करता है और उससे घर जाने के लिए कहता है। फिर भी सुंग जून हार नहीं मानते और ली का पूरी रात इंतजार करते हैं। संगजून का दृढ़ संकल्प देखकर अगले दिन सुबह ली आखिरकार संगजून को अपने कमरे में बुलाता है। ली फिर उसे बताते हैं कि तेबेक्वान की सभी मार्शल आर्ट तकनीकों को पहले ही उसे सिखा दिया गया है और अब संगजून पर निर्भर है कि उसने जो तकनीकें सीखी हैं उनमें छिपे रहस्यों को खोजे। एक रात झांग हाओ को श्री वांग के साथ देखा गया, जो एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने उसे स्थानांतरण का काम सौंपा था। निवास का एक पल में वांग झांग हाओ के काम की सराहना करता है और वादा करता है कि अगर उसे शहर के पुनर्विकास परियोजना पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है तो वह उसे एक अच्छी नौकरी देगा। उसके बाद वोंग झांग हाओ को याद दिलाता है कि वह काम को गुप्त रूप से पूरा करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि जबरन पुनर्वास में उसकी संलिप्तता के बारे में दूसरों को पता चले। जब वांग झांग हो के रेस्तरां से निकलता है तो वह दूर से अधिकारी की गुपचुप तस्वीरें लेता है, यह जानते हुए कि सरकार की प्रमुख परियोजना समस्याओं का सामना कर रही है। कुछ दिनों बाद संगजून तैबेकवन मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण जारी रखता है, जब तक कि वह आखिरकार अपनी सीखी हुई तकनीकों का सार नहीं समझ जाता। इसके बाद सुंग जून ली से मिलता है ताकि 7 साल पहले स्कूल छोड़ देने के लिए माफी मांग सके। सौभाग्य से ली उसे माफ कर देता है और अपने छात्र को विदा करने से पहले कांगनाम माउंटेन स्कूल के ग्रैंड मास्टर का परिचय कराते हैं। शो हियोन निकलता है, वह जीतता है और फिर प्रकट करता है कि उनके द्वारा खोजे जा रहे चांगबाई पर्वत के ग्रैंड मास्टर डाई हो हैं, जो अपने परिवार के साथ उत्तर कोरिया से भाग गए थे क्योंकि उन पर अपने स्कूल से विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया था। दुर्भाग्यवश दक्षिण कोरिया पहुंचने पर डे हो और उनके परिवार को तैप्योंग गैंग द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने उसे झांग हाओ की मदद करने के लिए मजबूर किया, जब लालच के कारण पुनर्विकास के लिए कम मुआवजे को मना कर देने वाले निवासियों को स्थानांतरित करना पड़ा। इसके कारण ही वॉन डे हो को रोकने के लिए सुंग जून से मदद मांगता है। बिना समय बर्बाद किए सुंग जून, जो अब आधिकारिक तौर पर तैबेकवन के ग्रैंड मास्टर हैं, तैप्योंग गैंग के मुख्यालय में डेहो का सामना करने के लिए जाते हैं। दर्जनों झांग हाओ के लोगों के सामने होने के बावजूद सुंग जून उन सभी को जल्दी हरा देता है और डाई हो से मिलता है। दोनों महागुरु तब अपनी अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग करके लड़ाई करते हैं। हालांकि शुरुआत में हक्का बक्का रह गया था, सुनग जून अंततः डेहो के कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर मारता है, जिससे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बाद सुंग जून चेतावनी देता है कि अगर डेहो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लड़ने के लिए जारी रखता है तो उसकी रक्तवाहिकाएं फट जाएंगी। उसी समय जोंग हो अचानक प्रकट होता है और सिग्नेचर स्टैंप चोरी करने के लिए सुंग जून को एक फोल्डिंग चाकू से छुरा घोंपता है। यह देखकर डाई हो उठता है और जोंग हो को बेहोश कर देता है। संग जून घायल होकर डे हो को बताता है कि उसकी परिवार को ग्रैंड मास्टर ने गंगनम माउंटेन से बचा लिया है। अंतिम दृश्य में सुंग जून की एक्यूपंक्चर मसाज का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। जिनसू और उसके लोग बोमी को बिजनेस मैनेज करने में मदद कर रहे हैं। इस बीच हीवन शहर के पुनर्विकास परियोजना में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के बाद समाचार में आता है, जिससे वह परियोजना रद्द हो जाती है। सरकारी अधिकारियों और तैप्योंग गैंग के अपराधों को उजागर करने के उनके प्रयासों के लिए उसे सरकार से एक पुरस्कार मिलता है। कहानी से नैतिक शिक्षा: अपने भाई से ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए मत लड़ो। हो सकता है कि वह आपको सभी एक्यूपंक्चर बिलों के साथ छोड़ दे। प्राचीन मार्शल आर्ट का उपयोग करके